नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो फेसबुक लाइव है ये हम कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल जिसका नाम है कुंडली स्कैनर्स। ठीक है, और प्रयास कीजिए जो लोग कुंडली स्कैनर्स प्रोफाइल में जुड़े हुए हैं वो इसी प्रोफाइल के माध्यम से आप लाइव में जुड़िए ताकि आपके फिर कमेंट्स और नाम तभी सामने आ पाएंगे। और इसको मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल जो मेरे नाम से बनी हुई है उस पर शेयर कर देता हूँ। तो आज का जो लाइव है वो इस कुंडली स्कैनर्स प्रोफाइल पे किया जाएगा और शायद इस प्रोफाइल पे पहली बार ये लाइव किया जा रहा है। तो जो लोग पेज के माध्यम से देख रहे हैं वो इस पे जुड़ जाएं। हेलो, राम राम जी। कल का टाइम शाम का जी 4 तो 6 आ जाइए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ओके जी, ओके। सो दोस्तों, आज हम अपने इस प्रोफाइल के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे लाइव में। और जो जो लोग इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं आपका हार्दिक स्वागत है। सामने मेरे नाम आया है पंकज लूथरा जी का। पंकज जी, अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है ना वो ज़रूर मुझे बता दीजिए, ठीक है। कई बार मैं इधर से बोलता रहता हूँ और उधर वीडियो क्लियर नहीं होती है। ऑडियो और वीडियो क्लियर अगर आपको दिखाई दे रही है ना, फिर आज आपका अपना जो टॉपिक है हमारा आज का वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कुंडली में नेगेटिव हाउस कौन से होते हैं और उनका क्या हमारे ऊपर प्रभाव आता है। इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे और इसको एक दो जगह मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बात करेंगे। ठीक है, आज की जो चर्चा है हमारी वो जन्म कुंडली के उन 3 घरों पे की जाएगी जिन्हें कुंडली के नेगेटिव हाउस बोला जाता है। क्योंकि पिछला जो लाइव था हमारा परसों का वो हमारा था जन्म कुंडली के मोस्ट पॉजिटिव हाउसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगन पंचम नवम को किस थ्योरी से मजबूत किया जाता है। वो जो मैंने आपको त्रिशक्ति, कैसे लगन यानी कि सेहत, पंचम यानी कि गृहस्थी और नवम यानी कि भाग्य, इन 3 ग्रहों को कैसे मजबूत किया जाता है, ये हमारा परसों का लाइव था। आज का जो लाइव है ये उससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग कई बार प्रयास करते रहते हैं उन ग्रहों के उपाय करने के जो हमें फायदे देने वाले होते हैं। जैसे लगन पंचम नवम के विषय में मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रह बनते हैं हमारे, सेहत का, गृहस्थी का और भाग्य का स्वामी। उन तीनों के फिर हम ऐसे, जैसे ये मैंने आपको उस दिन भी सैंपल दिखाया था कि 3 रतन जोड़ के एक लॉकेट बना के त्रिशक्ति गले में पहन लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए।
ये तब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी जब तक हम कुंडली के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले ग्रहों को दूर करने के उपाय नहीं करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से बिल्कुल ओपनली बताता रहता हूं कि लोग नीलम पन्ने पुखराज के ऊपर पैसे वेस्ट करते रहते हैं, रत्नों के ऊपर पैसे खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से ज्योतिष को फॉलो नहीं करते या फिर सही तरीके से उनको बताया भी नहीं जाता। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो परसों वाले लाइव का अगला पार्ट ही है, समझ लीजिए, ठीक है। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितु रंजीव पुरी और गगनप्रीत जिम्मी, सोनी वर्मा, पंकज लूथरा। आप सबका स्वागत है जो लोग इस बार इस प्रोफाइल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो कुंडली स्कैनर नामक प्रोफाइल है इसके ऊपर मैंने कभी भी लाइव नहीं किया। और जो मेरे अपने नाम की प्रोफाइल है, पंडित राजन शर्मा नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर भी मैं हमेशा लाइव करता हूँ। और इस तरफ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस तरफ जो नीचे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं वो डिस्टरबेंस कम होगी। हाँ, जो लोग जुड़ रहे हैं नीचे नमस्कार बोल रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, सबका स्वागत है। सरीन विजय भी जुड़े हैं और सीए विवेक चड्डा जी भी जुड़े हैं। चलिए, इसका मतलब बहुत सारे मित्र हैं जो दोनों प्रोफाइल्स में हैं, कुंडली स्कैनर में भी हैं और पंडित राजन शर्मा नाम की प्रोफाइल में भी हैं। तो क्योंकि सरीन जी भी उसमें होते हैं और विवेक जी उधर भी होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो लोग दोनों प्रोफाइल्स में हैं। इससे थोड़ा सा इस प्रोफाइल को भी बूस्टअप करेंगे हम कुंडली स्कैनर्स को। प्रशांत जोशी भैया जी जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत। और मोनिका शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो अभी लगभग 23-24 लोग हो गए हैं। तो जो लोग अभी बाद में जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक जो है हमारा लाइव का, वो परसों वाले लाइव का एक तरह से एक अगला पार्ट है। क्योंकि परसों वाले लाइव में आप सब ने सुन लिया था कि हमें बचाने वाले, हमें कायम करने वाले, हमारा भाग्य जागृत करने वाले 3 भाव कौन से होते हैं, जिसको लगन पंचम नवम की त्रिकोण कहा गया है। उसी त्रिकोण को ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती और कालिका ऐसा भी संज्ञा दी गई है। क्योंकि लगन पंचम नवम जो है वो हमेशा शुभ प्रभाव देने वाले उनके स्वामी ग्रह होते हैं। आज जो बात करेंगे, आज करेंगे त्रिक भावों की। त्रिक भाव कौन से होते हैं? छठा, 8वां और 12वां। त्रिक यानी कि नेगेटिव हाउसेस की, ठीक है। और हमारे साथ मितुल गोस्वामी जुड़े हैं, सुनीता बिष्ट, आलोक गुप्ता, तानिश कौशल। आप सबका स्वागत है जो लोग इस प्रोफाइल पर आज लाइव को सुन रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारा जो लाइव है वो दूसरे एक और मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है पंडित राजन शर्मा नाम से, उस पर किया जाता है। और अनीत मोनिका जी ने लिखा है आप कुछ और प्रोफाइल बनाएंगे तो हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए इस प्रोफाइल को मोनिका जी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो जो मेरे नाम वाली प्रोफाइल है ना, उसमें हर तरह के काम होते रहते हैं। उसमें जोक्स भी चल रहे होते हैं और उसमें पॉलिटिकल भी कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं हमारे हाथों से, सोशल हरकतें भी होती रहती हैं और लोगों को पता है। और उसमें जो कोई वैर विरोध करने वाले लोग भी आ जाते हैं, फिर वो नीचे उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुंडली स्कैनर प्रोफाइल है, ये तो कुंडली के नाम से ही है। इस पर अगर बैठकर कुछ बोला जाएगा तो लोगों को समझ आ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ कुंडली की बात होनी है, ठीक है। हाँ, जो कोई लोग ऐसा भी आ सकते हैं, कोई लोग जो एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हो, तो उनको मैं यहाँ बैठकर देख लूँगा अपने आप, वो मेरा काम है। तो इसलिए आज मैं इस प्रोफाइल पे आया हूँ। और शिव शक्ति एस्ट्रो वर्ल्ड, आपका भी स्वागत है, जय जगन्नाथ, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। शिव शक्ति एस्ट्रो वर्ल्ड्स लिख रहे हैं, आई एम डॉक्टर मृत्युंजय दास, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस प्रोफाइल पे, मुझे भी बहुत सारे लोगों के नाम शायद नहीं मालूम जो इस प्रोफाइल के मेंबर्स होंगे। तो आज पहली बार मैंने आपका नाम यहाँ पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। समीर भारद्वाज जी, शुक्रिया। और सरीन जी ने कह दिया शेयर्ड योर लाइफ इन ग्रुप।
so many people get benefit from this talk. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप इसको जरूर शेयर कर लीजिए। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। रमा डल जी, दिवाकर मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। इसलिए टॉपिक ये आज का इंपॉर्टेंट है कि हमेशा याद रखिए, हम जितना मर्जी अपने आप को संवार लें, मान लीजिए मेकअप कर लें, सुंदर बना लें, चेहरे को संवार लें, बढ़िया कपड़े पहन लें, लेकिन एक ब्लैक स्पॉट लग जाए अगर मेकअप के ऊपर, या कपड़ा थोड़ा सा भी कट जाए, तो सारा मेकअप खराब माना जाता है। फिर तो हम महंगा कपड़ा भी पहन सकते हैं, महंगी ड्रेसेस भी ला सकते हैं, लेकिन एक ब्लैक स्पॉट सब कुछ खराब कर देता है। तो इसीलिए हम कितने भी महंगे रत्न पहन लें, बड़े बड़े यज्ञ उपाय करवा लें, जब तक नेगेटिव प्लैनेट को नहीं समझेंगे, तब तक अच्छे अच्छे जो हम प्रयास करते रहते हैं ना अपने आप को संवारने के लिए, उपाय करने का, तो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। इसलिए आज का ये जो टॉपिक है, त्रिक स्थानों का टॉपिक है। जो लोग ज्योतिष के मेरी तरह विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं हम लोग, तो वो तो जानते हैं कि इसको भाषा में, हमारी भाषा में त्रिक स्थान कहा गया है, जो कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव होता है। ठीक है, हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़े हैं, शिव शंकर जी हैं, बलजीत पाशर जी हैं, शेखर सूरी हैं, अमर ज्योति है, उत्कर्ष गौड़ हैं, साहिल जैदका है, राजीव कपूर है जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जो साधारण भाषा जो है, मान लीजिए ज्योतिष का विद्यार्थी तो जान जाएगा ये त्रिक स्थान होते हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। और हम बिना नाम लिए भी कह सकते हैं कि भैया तुम्हारा बृहस्पति पहले त्रिक स्थान में चला गया है, या तुम्हारा बृहस्पति दूसरे त्रिक स्थान में चला गया है, या तीसरे त्रिक स्थान में चला गया है। तो पहला त्रिक स्थान होता है छठा भाव, दूसरा त्रिक स्थान 8वां भाव और तीसरा त्रिक स्थान 12वां भाव। लेकिन जब इसको फिर डिफाइन करना होता है, तो हमें बहुत जर्नल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, साधारण लैंग्वेज, जो जनता समझ सके। तो जनता के समझने के लिए है कि जो त्रिक स्थानों का पहला त्रिक है, छठा भाव, उसको कहा गया रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्जे का स्थान। तो रोग, शत्रु और कर्जा देने वाला होता है कुंडली का प्रथम त्रिक स्थान, जिसको ज्योतिष की भाषा में छठा भाव भी कहा गया है, छठा घर भी कह देते हैं कई लोग, छठा खाना भी कह देते हैं रेड बुक की भाषा में, समझ गए। तो ये जो आप जो ज्योतिष को बहुत पसंद करते हैं रोचक विषय के रूप में, तो आप नोट कर लीजिए, कुंडली का पहला त्रिक स्थान होता है छठा भाव। उसका मतलब है यहां से हमें पता चलेगा रोग की क्या संभावनाएं हैं शरीर में, शत्रु की क्या संभावनाएं हमारे जीवन में, और कर्जे की क्या संभावनाएं हैं। तो छठे भाव को साधारण लैंग्वेज में क्या कहा गया है? रोग, शत्रु और कर्जा। अब आइए अष्टम स्थान पे चलते हैं। कुंडली का दूसरा त्रिक स्थान होता है 8वां भाव, अष्टम स्थान। तो 8वें भाव को जब डिफाइन किया जाता है तो बड़ा ही वो अटपटा है, उसे मृत्यु स्थान कहा गया ज्योतिष की भाषा में। मृत्यु स्थान, जहाँ से आयु और मृत्यु की कैलकुलेशन भी निकाली गई है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ऐसा भी हमें ज्ञान दिया है। नीर छोकर जुड़े हैं, हेमा सराफ है, एडवोकेट अमित लूथरा हैं, पवन कुमार हैं, आप सबका स्वागत है। तो अष्टम स्थान को आयु और मृत्यु तक का भाव कहा गया है। अष्टम स्थान को, 8वें घर को रहस्यमय हाउस, मिस्ट्रिकल हाउस भी कहा गया है। यहां पर गया हुआ ग्रह कभी कभी हमारी छठी इंद्री खोल देता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मुझे एहसास होता है कि जाने से पहले जहां मैं जा रहा हूं वहां ना जाओ, वहां कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसे में 2 घर कुंडली के देखे जाते हैं, तीसरा घर और 8वां घर। तीसरा घर और 8वां घर हमारी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां से मिस्ट्री देखी जाती है। अमर ज्योति जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। ठीक है, तो इस प्रकार छठा घर हो गया रोग, शत्रु, कर्जे का। 8वां घर हो गया मिस्ट्रिकल हाउस, आयु और मृत्यु का। इसको ज्योतिष में खड्डा भी कहा गया 8वें घर को। इसको ज्योतिष में
बेसमेंट भी कहा गया। जब हम कहते हैं ना आपका घर क्या गली के आखिर में रहते हैं आप, तो हम दो घरों को देखते हैं, छठे घर को और आठवें घर को। कई बार हम कुंडली देखकर ही बता देते हैं कि शनिदेव की स्थिति ऐसी होती है कि आप बंद गली के मकान में रहने वाले हैं और वहां पर ये ग्रह बहुत नुकसान पैदा करेगा। तमन्ना खन्ना, अंकुर महाजन, आप सबका स्वागत है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तमन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये पूछा है कि गुरुजी आप कैसे हो। मैं बिल्कुल आपके साथ तंदुरुस्ती से बात कर रहा हूँ। और ये जो महामारी के चक्कर में घूम रहे हैं सभी लोग, बचकर रहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अमर ज्योति जी ने कुछ लिखा है, पंडित जी मैं आपके पास 90 मई आए सी जदों भी अपने आपने कहा सही होया है जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया अमर ज्योति जी, लेकिन हमेशा प्रयास किया कीजिए अपनी कोई भी पर्सनल बात यहाँ ओपन में मत लिखा कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप मेरे पास मई में आए थे और आपको जो भी कहा वो सही हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा चाहिए, ठीक है, क्योंकि करने वाला वो है, वो उसकी उंगलियों के इशारों पे हम सब लोग चलने वाले हैं। तो प्रयास कीजिए यहाँ पर ना, और जो पर्सनल बातें हैं वो कम लिखा कीजिए, ये इनबॉक्स की बातें हैं। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े हुए हैं। तो 8वां भाव जो है आपने समझ लिया ना, उसको मृत्यु स्थान कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। छठे भाव को रोग शत्रु कर्जा कहते हैं, अष्टम को मृत्यु भाव कहा गया है। अब आइए कुंडली के तीसरे त्रिक स्थान की बात करते हैं, जिसको कहा गया है 12वां भाव। 12वें भाव को ज्योतिष का अंतिम स्थान कहा गया। इसको कहा बोला गया अंत, मोक्ष का घर। यहां से आगे फिर रास्ता नहीं होता। 12वां घर जो है उसको व्यय स्थान कहा गया है। आजकल का जब कलयुगी ज्योतिष देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम विदेश की यात्रा भी देखते हैं, क्योंकि अपने घर में बैठकर जो सुख होता है ना, अपने घर में बैठकर अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का, है ना, अपने घर की रोटी का, कंफर्ट्स का, जिस घर में हम पैदा हुए, बड़े पले, वहाँ आनंदमय जीवन जीने का जो सुख होता है, उसके जैसा तो कोई सुख है नहीं। लेकिन 12वां भाव एक ऐसा भाव होता है, अगर कुंडली के कुछ ग्रह वहाँ चले जाएं तो हमें देश निकाला भी मिल जाता है। वो भी अंत माना गया है जीवन का, कि हमें अपने देश से, अपने घर से, अपने प्रदेश से दूर जाकर बसना पड़ सकता है। उसे कुंडली का 12th हाउस कहा गया है। कुंडली के इसी 12th हाउस को एक्सपेंडिचर, व्यय का घर भी कहा गया है। तो व्यय स्थान जो है 12वां भाव है। जिमी शीरा जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा आपका भी स्वागत है। तो ये 6, 8 और 12, छठा अगर रोग शत्रु कर्जा देता है, अष्टम स्थान मृत्यु जैसी कैलकुलेशन भी निकालने में माहिर है, और 12वें घर का मतलब होता है जेल की यात्रा, विदेश की यात्रा, अस्पताल की यात्रा, या फिर मोक्ष की यात्रा, अंत जहाँ पे हो जाता है, उसको कुंडली का 12वां घर कहा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो पिछले लाइव में भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हो सकता है इस प्रोफाइल पे मैं आज पहली बार लाइव कर रहा हूँ। आप लोगों को पिछला लाइव अगर मेरा देखना हो, जिसमें मैंने ये बताया था कि कुंडली के 3 शुभ घर कौन से होते हैं, लगन, पंचम और नवम, जिसको शुभ त्रिकोण कहा गया है, और उनको मजबूत करके ही हम अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो सेहत संबंधी हो, चाहे वो संतान, विद्या, गृहस्थी संबंधी हो, चाहे फिर हमारा भाग्य और धर्म का खाना, 9वां खाना होता है। तो ये लाइव हमने परसों किया था, जिसको हम पवित्र त्रिकोण का नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का। उसका एक तरह का ये अगला पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, कि अगर उन पवित्र भावों को मजबूत रखना है, जैसे ये 3 ग्रहों का लॉकेट मैंने बताया था उस दिन आपको, त्रिशक्ति हमने मान लीजिए पहन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पहन लिया तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास सोना है, गोल्ड है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, नहीं तो चोर लुटेरे लूट के ले जाएंगे।
अगर हमें अपने इस त्रिकोण शक्ति को बल देना है कलर के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, त्रिशक्ति लॉकेट रतन के माध्यम से, तो हमें सतर्क भी रहना है कि इनको कोई लूटने वाला तो नहीं है, इनके ऊपर कोई हिट करने वाला तो नहीं है, इनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट डालने वाला तो नहीं है। वो होते हैं 6 भाव, 8 भाव और 12 भाव के स्वामी। अगर इसमें सेहत का रतन, मैंने आपको बताया था लगन का रतन होता है, अगर इसमें सेहत का रतन लगाया है तो इसका बिल्कुल उल्टा शत्रु 6ठा भाव होता है, वो रोग का घर पैदा कर देता है, तो रोग पैदा कर देता है। अगर इसमें पंचम विद्या का या संतान का लॉकेट में एक रतन बताया गया आपको कौन सा ग्रह उसको मजबूत कीजिए, तो उसको तंग करने वाला 8वां घर भी होता है। अगर इसमें भाग्य जगाने वाला तीसरा रतन लगा हुआ है, लगन पंचम नवम का नवम भाव भाग्य होता है, तो भाग्य का अंत करने वाला उसका 12वां भाव 8वां भाव भी होता है। और इन तीनों को एकदम से डाउन करने वाला कुंडली का 12वां भाव भी होता है, जिसको मोक्ष का घर कहा गया है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जितने मर्जी जेमस्टोन पहन ले, कलर थेरेपीज यूज कर लें, लेकिन उसे हमें संभालना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं ऐसे, तो कोई भी अमीर आदमी है ना महंगा रतन पहने और कहे मैंने तो ये कर लिया सबसे बड़ा उपाय, ये 5 लाख का नीलम ही पहन लिया मैंने, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप, जो हमारे सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके हाथ में 2-2 नीलम, एक पन्ना और एक ओपल होता है, ठीक है। और उनकी, अब ये अफवाह है या झूठ है या सच है मुझे नहीं पता, 2.5 करोड़ रुपए का कहते हैं कि उन्होंने स्टोन पहना हुआ है नीलम, तो फिर भी वो कोरोना पीड़ित होकर पहुंच गए थे हॉस्पिटल। समझ गए? इसका क्या मतलब होता है कि सतर्कता नहीं है हमारे पास। इस चीज की सतर्कता तो है कि हम जी लगन का, पंचम का, नवम का रतन पहन लें, लेकिन इसकी सतर्कता नहीं है कि हमें किससे बचकर भी रहना पड़ेगा। समझ गए? आज का जो टॉपिक है, इस विषय को हम साझा करने वाले हैं कि बचकर भी रहना पड़ेगा। और ये जो गोचर चल रहा है आज का, ये भी समझ लीजिए, आज का जो गोचर चल रहा है ये भी बचकर रहने वाला ही गोचर है। मैंने आपको बताया था 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मिथुन राशि में 2 ग्रह इकट्ठे होने, शुक्र और राहु। तो ये शुक्र और राहु का गोचर काल चल रहा है, जिसमें राहु ग्रह शुक्र को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। और क्योंकि हम इस समय कोरोना नामक महामारी से गुजर रहे हैं, आजकल रोज की जन्म पत्रियों में 3-4 जन्म पत्रियां मुझे मिलने लग गई हैं क्लाइंट्स की, जो कोरोना से इफेक्टिव हो गए हैं। ध्यान से सुन लीजिए जो मैं आपको कहने लगा हूं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं क्वारंटाइन होने के कारण। तो लॉकडाउन है, ज़्यादा लोगों को भी हम अंदर नहीं बुलाते अपने पास। तो 3-4 कुंडलियां डेली की रूटीन हो गई है मेरी। लोगों का सवाल आ रहा है कि पंडित जी कुंडली देख दीजिए, हमें कोरोना पॉजिटिव निकल आया, ऐसा कौन सा ग्रह है। तो जितना पिछले 10 दिन में मैंने सर्वे किया है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, लगभग डेली 3-4 कुंडलियों में, तो 90% शुक्र जिनका खराब है कुंडली में, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, 90% शुक्र जिनका खराब है कुंडली में, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इसका बहुत बड़ा कारण मैंने समझ पाया हूं कि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है, अगर इम्बैलेंस हो गया बॉडी में तो इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाती है हमारी, और वो डायबिटीज, शुगर का रोग पैदा कर देता है। वो चाहे यूरिन शुगर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे वो रेगुलर शुगर हो, टाइप ए शुगर हो, टाइप बी शुगर हो, आजकल तो टाइप सी शुगर भी आ गया है, ठीक है। तो इसलिए शुक्र और राहु का जो गोचर मैंने देखा, और अधिक लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको मैंने देखा इस कोरोना नामक बीमारी के जंजाल में फंसते हुए, पॉजिटिव होते हुए। और बहुत ही अजीब स्थिति है, मृत्यु दर भी उनकी ही ज़्यादा निकल रही है। मृत्यु दर, आज भी हमारे बहुत एक नज़दीकी मित्र की मृत्यु हो गई है, बहुत नज़दीकी, आज के दिन भी।
उनको भी डायबिटीज ही थी। तो आज का दिन भी ऐसा निकला कि वो फिर एक नया संदेश दे गया कि डायबिटीज जो है शुक्र बिगड़ने के कारण होती है। हमारे कुंडलियों में कई कॉम्बिनेशंस, राहु शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र छठे भाव में, शुक्र अष्टम भाव में। तो ये चीज़ें देखते रहा कीजिए कि आपकी कुंडली का शुक्र कैसा है। तो वो 1 सितंबर तक अभी ये गोचर चलेगा शुक्र और राहु का। ध्यान से आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को भी जरूर देखें, और जिनके पास कुंडली नहीं है वो शारीरिक लक्षण जरूर समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ा लक्षण यही है कि अगर डायबिटीज का कोई भी टाइप है हमें, शुगर का, तो बहुत अधिक परहेज रखें, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस से रहें, एकांत वास में रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, हाथ को अवश्य धोते रहें। अनजान लोगों के साथ हाथ मिलाना बिल्कुल मना है। अनजान चीज को भी हम छू देते ना, हैंडल को, किसी चीज को, किसी रेलिंग को, तो हाथ मुख में नहीं जाना चाहिए, नाखून नोज में नहीं जाना चाहिए, कान में नहीं जाना चाहिए। वो इंद्रियां जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सांस फेंकने वाली हैं, उन इंद्रियों में उंगलियों का, हाथों का प्रयोग ना करें, विशेषकर वो लोग जिनको डायबिटीज है, क्योंकि शुक्र और राहु 1 सितंबर तक अपना दुष्प्रभाव दिखाएंगे। और वैसे भी मैंने 15-20 दिन पहले आपको लिख दिया था कि सितंबर का महीना कोरोना की महामारी बिल्कुल अपने रीच तक पहुंचेगी। तो एक और चीज आप समझ लीजिए, अक्टूबर के महीने में कुछ अच्छे परिवर्तन भी आएंगे। अच्छे परिवर्तन जब आएंगे तभी हमारे जीवन में दोबारा फिर से, जिसको कहेंगे ना, रूटीन में हम आएंगे लाइफ के। तो ये शुक्र राहु वाला जो सिस्टम है ये 1 सितंबर को ठीक हो जाएगा। इसलिए जरूर सतर्कता बरतें वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, नहीं तो ये बहुत भयानक बीमारी है। 4-5 दिन में अपने पूरे प्रभाव से शरीर को जकड़ लेती है और 10, 12, 13 दिनों में 13वीं हो जाती है। इसीलिए 13-14 दिन का क्वारंटाइन गवर्नमेंट ने कहा है। इसीलिए WHO ने कहा कि 14 दिन एक तरफ हो जाइए, नहीं तो 13वीं 14वीं एक साथ हो जाती है ये। और खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, शुक्र खराब है, तो 1 सितंबर को शुक्र बदलेगा तो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र फिर मिथुन से निकलकर कर्क में चला जाएगा। और इसी महीने, सितंबर के महीने में अच्छे परिवर्तन होने हैं, वो आप नोट कर लीजिए। 13 सितंबर को देव गुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव कहने का मतलब है कि मार्गी हो जाएंगे। इस समय देव गुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। गुरु ग्रह के वक्री होने के कारण देव श्रेणी के जितने लगन हैं, उन लोगों को इस समय भी परेशानी झेलनी पड़ रही है जीवन के हर क्षेत्र में। तो वो 14 मई से खराब है देवगुरु बृहस्पति, 13 सितंबर को मार्गी होकर एक्टिव हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। अगली अच्छी खबर यह है कि शनि देव जो हैं वो 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो कि 11 मई से वक्री चल रहे हैं। तो जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो दैत्य श्रेणी के जितने लोग हैं, दैत्य श्रेणी समझते हैं ना, वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये राशियां अगर लगन में आ जाए तो दैत्य श्रेणी की कुंडली होती है। 29 सितंबर को शनिदेव जैसे ही एक्टिव होंगे, मार्गी होंगे, तो वो दैत्य श्रेणी वाले लोगों के अंदर भी बल आएगा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, किस्मत की क्षमता बढ़ेगी, कर्म की क्षमता बढ़ेगी। तो 16 सितंबर को देव श्रेणी वालों के लिए शारीरिक बल बढ़ेगा, किस्मत का बल बढ़ेगा, कर्म का बल बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा। और दैत्य श्रेणी वालों के लिए 29 सितंबर को शनिदेव के एक्टिव होने से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, किस्मत का बल बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा, कर्म का बल बढ़ेगा। और आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं, इसी महीने में आएगी। 23 सितंबर को राहु और केतु अपनी राशियां परिवर्तन करने लगे हैं। 1.5 साल बाद राहु और केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। इस समय धनु राशि में केतु का गोचर है और मिथुन राशि में राहु का गोचर है।
पिछले 1.5 साल से ये धनु राशि और मिथुन राशि वालों को जो परेशानियां आ रही थी वो राहु और केतु के कारण है। 23 सितंबर को ये अलग होंगे और समझ लीजिए 23 सितंबर को जैसे ही केतु ग्रह मिथुन माफ कीजिएगा धनु राशि से निकलकर वृश्चिक में जाएंगे, गुरु और केतु अलग अलग हो जाएंगे। और आपको ये याद होगा जिस दिन बृहस्पति और केतु मिले थे पिछले साल के दिसंबर में, उस दिन ये कोरोना नामक बीमारी चाइना से बाहर निकली थी। ये सारा खेल गुरु और केतु का हुआ पड़ा है। तो गुरु और केतु वो दिसंबर के मिले हुए हैं, अब जाकर बृहस्पति 23 सितंबर को केतु से अलग हो जाएंगे। जैसे ही गुरु केतु अलग अलग होंगे ये बीमारी भी अपना रूप चेंज कर लेगी, उसका भी ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये कब है? 23 सितंबर को, जब राहु वृष राशि वालों को अब अपना रूप दिखाएंगे और केतु वृश्चिक राशि वालों के घर चले जाएंगे। तो इनके राशि परिवर्तन करने से गुरु केतु का दोष जो है वो टूट जाएगा। तो ये 3 चीजें आप जरूर नोट करके रख लें कि 13 सितंबर को गुरु एक्टिव हो जाने हैं मार्गी होकर, 29 सितंबर को शनि एक्टिव हो जाने हैं मार्गी होकर, और 23 सितंबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु केतु का ये दोष टूट जाएगा। जब ये दोष टूट जाएगा तो संसार को इस महामारी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और वैसे जो पिछली प्रेडिक्शंस हमने निकाली हुई हैं, 6 अप्रैल 2021 तक 6 अप्रैल 2021 तक अभी हर तरह की जितनी भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, सैनिटाइजेशन की, हाथ धोने की, सादा खाने की, मुंह को ढकने की, मास्क पहनने की, बहुत जरूरी पालन करनी चाहिए 6 अप्रैल 2021 तक। कारण यह है कि ये जो संवत चल रहा है 2077, इसको प्रमादी नामक संवत कहा गया है। इस संवत की सवारी गीदड़ पे है। जब भी गीदड़ पे संवत आता है और नाम भी उसका प्रमादी, प्रमादी को लॉकडाउन कहा गया है अंग्रेजी में, अगर आप खोल के देखेंगे डिक्शनरी तो प्रमाद का मतलब होता है आलस्य पड़ जाना। तो ये जो प्रमादी नामक संवत है, इसके विषय में पंचांग में लिखा गया है कि महामारी, अकाल मृत्यु, बाढ़, भूकंप, राजनीतिक उथल पुथल, और अकाल मृत्यु में आपने देखा बहुत कितने बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नेता चले गए। तो ये प्रमादी संवत 6 अप्रैल 2021 को खत्म होना है। बेशक 23 सितंबर को गुरु केतु अलग अलग हो जाएंगे, बेशक 29 सितंबर को शनि एक्टिव हो जाएंगे, बेशक 16 सितंबर को बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन प्रमादी नामक ये संवत समाप्त कब होगा? 6 अप्रैल 2021 के दिन। तो ये बीच में मैंने आपको गोचर इसलिए बताया है क्योंकि ये जो हम कुंडली की बातें करते हैं ना कि 6वां, 8वां, 12वां घर, लगन, पंचम, नवम भाव, धन स्थान, कर्म स्थान, ये गोचर के ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। तो गोचर के ग्रहों की जानकारी बहुत आवश्यक होनी चाहिए हम सबको, और उसके बाद फिर हमें अपनी अपनी कुंडली खोल के देखनी चाहिए कि हमारी कुंडली में ये वाले ग्रह कैसे हैं, कहीं उस ग्रह की दशा तो नहीं है जो गोचर में भी डिस्टर्ब है, तो फिर वो हमें डिस्टर्ब ही करने लग जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सितंबर के महीने में मेजर ट्रांजिट होगा प्लैनेट्स का, बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा राशियों का, और अक्टूबर के महीने से कहीं ना कहीं हमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिनकी कुंडलियों में शुक्र ग्रह खराब है उन्हें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु इस समय भी मिले हुए हैं। विशेषकर जो लोग डायबिटीज के पीड़ित हैं वो पूरा परहेज करें, वो बिल्कुल भीड़ में न जाएं, रश में न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। अदरवाइज शुगर रोग वाले शुक्र राहु के इस गोचर काल में बहुत जल्दी महामारी की पकड़ में आते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो मृत्यु दर मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं पिछले 10-15 दिन में, जिनका शुगर है और ख़राब शुक्र है उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो ये बात इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बहुत उत्सुकता से बताना चाहता था, क्योंकि मेरे पास जब एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है ना तो मेरे अंदर बात घुस जाती है, फिर मेरा दिल करता है मैं सबको जल्दी जल्दी साझा कर दूँ।
ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। आज नीचे कोई फालतू कमेंट नहीं आ रहा, कोई अपनी पर्सनल जन्म पत्रियां नहीं लिख रहा कि मेरा राहु, मेरा केतु, मेरा शनि मंगल। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस प्रोफाइल से दौड़कर इस कुंडली स्कैनर प्रोफाइल पे आ गया हूँ, क्योंकि उस प्रोफाइल पे लोगों को आदत पड़ी हुई है, मेरा लगन ये है, मेरी राशि ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिना रोक टोक के मैं बोल रहा हूँ। और लेकिन जो जो लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। मानवी पाठक स्वागत है, राजिंदर संधू स्वागत है, सुधांशु वर्मा जी स्वागत है, और विशाल विशिष्ट स्वागत है, सोहन राणा, शेखर सूरी ने लिख ही दिया मेरा ये मेरा वो फिर भी नहीं लोग समझते हैं ना, हालांकि मैंने प्रोफाइल ही चेंज कर ली है, फिर भी लिखा हुआ है शेखर सूरी जी ने। कोशिश करो मत लिखा करो यहाँ पे, इसके लिए मैंने आपको सुविधा दे रखी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, उस पर आप प्रोफेशनली पूछ सकते हैं, या कोई पैसे नहीं खर्चना चाहता हमारी फीस का, तो वीरवार को फ्री वाला लाइव जब मैं करता हूँ उसमें फ़ोन कर लिया कीजिए। यहाँ पे जो आप डिस्टर्ब करते हैं ना, मेरा लगन ये है, मेरा राहु ये है, मेरा केतु ये है, तो वो सारे लाइव को ही डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इसीलिए मैं उधर वाले प्रोफाइल से इधर आ गया हूँ कि ये वाला थोड़ा सा सिंसियर प्रोफाइल मुझे लग रहा है। यहाँ में नए नाम मुझे रामदेव गर्ग जी और साजन भार्गव, चलो तुम इधर भी हो, बहुत अच्छा है। चलिए अब आइए नोट कीजिए, आपके लगन के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने लगा हूं कि छठा घर, आठवां घर और 12वां घर आपका कौन सा है, उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं, उनसे कैसे आपको बचना चाहिए। ठीक है, छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला। आठवां घर होता है परेशानियां, मुसीबतें, आयु, मृत्यु, तुल्य, कष्ट देने वाला। और 12वां घर होता है जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, विदेश यात्रा, पागल खाने की यात्रा, व्यय करवाने वाला, अंत करने वाला, मोक्ष दे सकता है अगर किसी के केतु हो वहां पे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको लगन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इस बीच जतिन खन्ना, अनुराधा नागपाल और जिम्मी शीरा, आप सबका स्वागत है। आप बहुत शांति से आज का लाइव सुन रहे हैं, बीच में बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा अपनी पर्सनल बातें लिख के, इस बात का मुझे बहुत आज आनंद आ रहा है। रीमा अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले बताएंगे जिनका लगन नंबर 1 है, मेष लगन। ठीक है, नोट कर लीजिए, मेष लगन वालों के लिए सबसे पहला त्रिक स्थान, छठा भाव जो है, उसका स्वामी बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह, इसलिए बुध ग्रह की चीजें या रतन आप बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे कुंडली में उच्च हो जाए, चाहे कुंडली में बढ़िया योग बना रहा हो, क्योंकि बुध ग्रह की हरी चीजें और हरा रतन पन्ना होता है। नोट कर लीजिए मेष लगन वाले। मान लीजिए आपको कहे, किसी ने कह दिया बुध आदित्य राजयोग है तेरी कुंडली में, या बुध की महादशा आ गई है, बुध ये बुध वो, और आपने पन्ना पहन लिया तो सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ग्रीन पन्ना बिल्कुल आप लोग नहीं पहन सकते। जिनका बुध छठे भाव का स्वामी होता है वो है वेरी फर्स्ट लगन। रीमा अरोड़ा जी स्वागत है, सोनू प्रधान जुनेजा जी, आशीष शर्मा जी और शेखर सूरी फिर बीच में कुछ लिख रहे हैं, पंडित जी नॉलेज के लिए मेरा लगन नहीं है। चलिए छोड़िए, अब मत लिखो यार, फिर डिस्टर्ब कर दिया ना। तो मेष लगन वाले हरी चीज का दान करें, जैसे रोज हरी मूंग की दाल भिगोकर पंछियों को, चिड़ियों को, गिलहरी को, तोते को, जिसको भी आप डालें, हरी थोड़ी सी मूंग भिगो लिया करें, पंछियों को डालना शुरू कर दें मेष लगन वाले, तो छठे भाव का दुष्प्रभाव कम होगा। इससे रोग नहीं सताएगा, शत्रु नहीं सताएगा, कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। और जब भी दान पुण्य करने की इच्छा हो तो मेष लगन वालों को हरी सब्जियां, हरे फल, हरी दाल वगैरह गरीबों में बांटनी चाहिए, लंगर में देनी चाहिए। इससे 6th लॉर्ड वीक करना चाहिए आपको, छठे भाव का स्वामी डाउन कर देना चाहिए आपको, तो रोग नहीं देगा, शत्रु नहीं देगा, कर्जा नहीं देगा। लेकिन अगर आप पन्ना पहन लेंगे वो फिक्स हो जाता है। ग्रीन कपड़ा पहन लीजिए, कोई डर नहीं है, लेकिन बुधवार वाले दिन ग्रीन कपड़ा भी मत पहनिए। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो सोमवार को व्हाइट, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, शनिवार को काला ऐसे पहनने लग गए हैं। वो सिस्टम भी गलत है।
हमेशा इन दिनों के वार जो हैं वो नाम इसलिए हैं कि पृथ्वी और उस ग्रह की दूरी उस समय कम होती है। बुधवार वाले के दिन बुध की दृष्टि या बुध का प्रभाव, बुध की ओरा पृथ्वी पर ज्यादा होती है। रविवार वाले दिन रवि की दृष्टि ज्यादा होती है, प्रभाव ज्यादा होता है। शनिवार वाले दिन शनि की ओरा ज्यादा होती है। समझ गए? अब मान लीजिए मेष लगन है, बुधवार वाले दिन ग्रीन कपड़ा भी मत पहनिए, क्योंकि बुध की ओरा तेज हुई होती है पृथ्वी की, और आपका छठे भाव का स्वामी हरे कपड़े से भी जाग सकता है। पन्ना पहनना तो बिल्कुल एक नासमझी होगी, अपने आप को गड्ढे में गिराने वाली बात हो जाएगी। पन्ना पहनना तो, हरा कपड़ा भी बुधवार को मत पहनिए, उल्टा हरी चीज आप गरीबों में बांट दिया कीजिए। जितनी हरी चीजें मेष लगन वाले गरीबों में बांटेंगे, पंछियों को खिलाएंगे, जानवरों को खिलाएंगे, उतना ही रोग, शत्रु और कर्जे से मुक्ति पाएंगे। यहाँ एक आप सबको फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं, सब मेष से लेकर मीन तक को काम आएगा, कि सिक्स्थ लॉर्ड जिस घर में बैठ जाता है उस घर से भी दुश्मनी पैदा करवा देता है, क्योंकि छठा घर शत्रु स्थान है। शत्रु स्थान का स्वामी ग्रह जिस घर में चला गया शत्रुता पैदा कर देता है। केवल यहां ध्यान रखना पड़ेगा, वहां अगर मित्र राशि हुई तो थोड़ा बचाव होता है। यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि का भी एक राज है। कई बार एक राशि हमारे लगन पंचम नवम में होती है, दूसरी राशि हमारे 6, 8, 12 में होती है। वहां पर फिर वो 6, 8, 12 वाली राशि जो है थोड़ी पार्शियलिटी कर जाती है, वो हमें नुकसान नहीं देती फिर। समझ गए? तो छठा भाव है शत्रु भाव, और वो किस, उसका स्वामी, जैसे मेष लगन को एग्जाम्पल बता देता हूं, बाकी आप अपना अपना समझ लीजिएगा। मान लीजिए मेष लगन का छठे भाव का स्वामी बुध है, शत्रु का। बुध चौथे घर में बैठ गया, तो चौथा घर होता है मां का घर, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो बीमारी और शत्रुता मां के साथ ही शुरू हो जाती है, खटपट। बहुत सारी कुंडलियां में ऐसे मिलती हैं। और 3-4 दिन पहले एक बहुत दर्दनाक घटना हुई कि 3 अफसरों की मां, एक पॉलिटिशियन भी है, एक भाई, 3-4 अफसर हैं उसके बच्चे, पोती एसडीएम है और एक पॉलिटिशियन है, उनकी मां एक पार्क में एक खुज्जे में कीड़ों से सन्न हुई पड़ी थी। किसी एनजीओ ने उसको देखा तो उसको उठाया, लेकिन उनकी बेचारी मृत्यु हो गई। तो ऐसी दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं। वो मुक्तसर की घटना थी शायद, तो मैंने नेट के माध्यम से देखा कि बेटे बेटियां ऑफिसर, पॉलिटिशियन, पोत्री एसडीएम, और वो माँ एक पार्क में एक अनजान प्लॉट में एक खुंजे में पड़ी हुई थी। 2 दीवारें हुई थी, उसके ऊपर प्लाई का एक फट्टा सा रखा हुआ था, वो भी 3-4 फुट का होगा, कि बंदा बैठ भी नहीं सकता चौकड़ी लगाकर। उसमें उसको घुरने में घुसाया हुआ था। तो बड़ी ही दर्दनाक खबर थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बताती हैं कि छठे भाव का संबंध जब चौथे माँ के घर के साथ हो जाता है तो उन लोगों की कुंडलियों में माँ के साथ भी उनके मतभेद हो जाते हैं, माँ को रोग लग जाते हैं, माँ से ही शत्रुता हो जाती है। ऐसे ही छठे भाव का स्वामी 10वें घर में चला गया, दैट इज फादर, पिता को बीमारियां दे देगा, पिता का सुख कम कर देगा, पिता से मतभेद हो जाते हैं। ऐसे ही छठे भाव का स्वामी 7वें घर में चला गया, जीवन साथी के साथ परेशानी खड़ी हो जाती है। तलाक वाली कुंडलियां होती हैं जब 6th लॉर्ड इन द 7th हाउस। ऐसे ही छठे भाव का स्वामी जब 5वें घर में चला गया, अपनी औलाद से ही दुखद समाचार मिलते रहते हैं। वही औलाद जिनको बड़ी मुश्किल से पाल पोस के मुंह में उनके रोटी डाल डाल के, दूध पिला पिला के उनको बड़ा किया जाता है, वो जब अपनी आई पे आती है तो वो माँ बाप का बुरा हाल कर देती है। तो ये छठा भाव बड़ा खतरनाक है भाई। रोग, शत्रु, कर्जा देता है, और जिस हाउस के साथ कनेक्ट कर जाए कि 6th लॉर्ड इन द लगन, लगन तो मैं खुद हूं, मेरा छठा भाव अगर मेरे लगन में ही आ गया तो मेरे को ही बीमार कर देगा, मेरे को ही हॉस्पिटल में पहुंचा देगा, मेरे को ही डॉक्टरों के पीछे 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 लगा देगा। तो ये याद रख लीजिए, 6th लॉर्ड को एक्टिव नहीं किया जाता, ना स्टोन पहनकर, ना कलर थेरेपी से, उसको वीक किया जाता है। तो मेष लगन वालों को मैंने क्या बताया कि आपका छठा भाव बुध है। नेवर यूज ग्रीन जेमस्टोन एंड ऑलवेज डोनेट ग्रीन थिंग्स। जितना आप इसको वीक करेंगे उतना ही आपको फायदा देगा।
जितना आप कहेंगे ना मेरा तो उच्च का बुद्ध है, समझ लीजिए शत्रु उच्च है आपका। बहुत सारे लोगों को यही गलती रहती है। आप कह रहे हो जी दान कर दो पंडित जी, ये तो उच्च पड़ा हुआ है। अगर शत्रु उच्च है तो समझ लीजिए शत्रु आपसे ज्यादा बलवान है। फॉलो करते जाइए, ये ज्योतिष है जो सही ज्योतिष में आपको बता रहा हूं। इसी तरह मेष लगन का छठा घर जो है बुध का घर बन जाता है। इसको आप देखते रहिए कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर लगन में है, द्वितीय में है, तृतीय में, चतुर्थ में है, पंचम में है, छठे में है, सप्तम में है, उन उन घरों के साथ वो परेशानियां पैदा कर देता है। हाँ, अगर जैसे रेणु बांसल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में ही हो तो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, टिका रहता है वहीं पे। उसको वीक करना बहुत इजी होता है, फिर वो केवल अपनी महादशा या अंतरदशा में ही बुरे फल देता है, समझ गए? क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है शांति से, उसकी दशा दुशा आई नहीं, समझ लो बंदा ठीक रहेगा। उसको खुद मत एक्टिव कर लीजिएगा। सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही हो तो अच्छा है कि वहीं टिका रहे भैया, बीमारी का घर बीमारी के घर में ही रहे। हॉस्पिटल का जो तेरा हाल है हॉस्पिटल में ही रहे, हम नहीं तुझे मिलने आने वाले। तो उसको जरूर उसके दिन के हिसाब से वीक करते रहा कीजिए। चलिए, मेष लगन वालों के लिए छठे घर का स्वामी बुध है, इसको आप समझ सकते हैं। आठवें घर का स्वामी मंगल है और 12वें घर का स्वामी बृहस्पति है। अब आठवां घर मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है और 12वां घर जो है वो अचानक एक्सपेंडिचर खर्चे दे सकता है। अब यहां पर बड़ा मजा आएगा आपको सुनने का कि मेष लगन के लिए आठवें घर का स्वामी, लगन का ही स्वामी मंगल होता है, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, रियायत मिलेगी। अब उस अष्टम भाव में अगर शत्रु चला गया आपका तो आपकी आयु कमजोर करेगा। एट्थ लॉर्ड आपको तंग नहीं करेगा, यहां याद रख लीजिए। यहां पर मृत्यु स्थान का महत्व बनेगा, मृत्यु के स्वामी का महत्व नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? मान लीजिए अष्टम स्थान में मंगल की ही राशि है मेष लगन के, और उनका लग्नेश भी मंगल ही है, तो मंगल तो रियायत करेगा। लेकिन अष्टम में अगर राहु चला गया तो अकाल मृत्यु का भय हो जाएगा, सुसाइड का भय हो जाएगा, अचानक एक्सीडेंट का भय हो जाएगा। बहुत सारे आठवें घर में राहु वालों को, मेष लगन वालों को मैंने देखा है, वो भींच जाते हैं गाड़ियों में, गाड़ी में से काट कर उनकी डेड बॉडी निकाली गई है, राहु बैठा होता है। तो वहां पर अकाल मृत्यु या कष्ट भरी मृत्यु या ऐसा दुख जो अनजाना दुख होता है, क्योंकि इसको मिस्ट्री हाउस कहा गया है, मिस्ट्री हाउस, तो वो मंगल नहीं करेगा, क्योंकि मंगल तो आपका लग्नेश है। वो करेगा आपका कोई एंटी प्लैनेट, शनि कर सकता है, राहु कर सकता है, बुध कर सकता है, यहां तक कि मार्केश होता है आपका शुक्र ग्रह। दूसरे और सातवें घर का स्वामी मार्केश होता है। शुक्र भी अगर आठवें घर में हो मेष लगन वालों के तो वो भी रीजन टू डेथ हो सकता है। तो यहां मंगल तो आपको बचा देगा, लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह घुस गया अंदर, उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो ऐसे में हनुमान जी की भक्ति करना बढ़िया रहता है, लग्नेश को बल मिल जाता है, अष्टमेश शांत हो जाता है बजरंगबली की भक्ति करने से मेष लगन वालों को। और अब आइए 12वां घर आपका। 12वें घर में ध्यान से देखेंगे तो मीन राशि पड़ गई। मीन राशि का स्वामी गुरु ही आपके भाग्य का स्वामी भी होता है। मेष लगन वालों को वहां से भी रियायत मिल जाएगी। मीन लगन वालों की, मीन राशि वालों का जो प्रभुत्व बनेगा 12वें घर का स्वामी, वही प्रभुत्व भाग्य स्थान के पास भी होता है। तो यहां पर भी मेष लगन को रियायत मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति ने तो भाग्य उच्च करना है, बृहस्पति ने तो भाग्य मजबूत करना है, बृहस्पति ने तो भाग्य स्ट्रांग करना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो जो 12वें घर के व्यय होंगे शुभ व्यय होंगे, अच्छी जमीन जायदाद बनेगी, ऐसा खर्चा होगा, अच्छे घर में फंक्शंस होंगे, शादियां होंगी, औलादें होंगी, वंश वृद्धियां होंगी, उनके फंक्शंस होंगे। लेकिन 12वें घर में अगर आपका शत्रु चला गया, ध्यान से समझ लीजिए, वहां पर फिर वो नुकसानकारी खर्चे होगा,
वहां पर वो आपको हॉस्पिटलों तक ले जा सकता है। वहां शनिचर राहु चले गए तो जेल की यात्राओं तक ले जा सकते हैं। तो ये बड़े ही ध्यान से एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ता है। ये नहीं है कि 6 8 12 लिख दिया तो वो नुकसान ही करेंगे। अब आपको लगन पंचम नवम की दूसरी राशि अगर इन हाउसेस में मिल जाती है तो राशि लॉर्ड तो आपके साथ रियायत करेगा, लेकिन वहां गया शत्रु ग्रह आपके साथ बिल्कुल रियायत नहीं करेगा। वो डबल अटैक करता है। वो कहता है अभी तो मुझे मौका मिला, मान लीजिए राहु 12वें आ जाए, वो कहेगा अभी तो मुझे मौका मिला है, यहाँ का कारक तत्व भी गुरु है और इसके भाग्य का भी स्वामी गुरु, मैं दोनों को ही निचोड़ दूंगा। वहां शनि पहुंच जाए, वो कहता है मुझे अभी तो अवसर मिला है, इसका घर ही छुड़ा दूंगा मैं, क्योंकि 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस बाप से दूर कर देता है। वो बृहस्पति के तत्व को शांत कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहां पर आप समझ लीजिए मेष लगन वालों को मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट सिर्फ बुध बना है, छठे घर का स्वामी, जिसको आप एक्टिव मत करें, दान करें, डोनेट करें, गरीबों में बांटें, पंछियों में, जानवरों में बांटें, बुध की हरी चीज़ें। लेकिन बृहस्पति और मंगल को पॉजिटिव रखें, मजबूत रखें, ट्यून करके रखें। जब आपको बृहस्पति को ट्यून करना है तो बुजुर्गों की सेवा करनी है। बृहस्पति मतलब बुजुर्ग, बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति मतलब टीचर, अध्यापक, आपको ज्ञान देने वाला, वो जुपिटर माना जाता है। उसकी जितनी सेवा करेंगे, जितना मानेंगे, जितना आदर करेंगे, आपको जुपिटर शुभ फल देगा, आपका भाग्य जागृत रखेगा और 12वें घर से व्यय होंगे शुभ। 12वें घर से आपको बहुत शानदार व्यय आपके हाथ से कराएगा। लोगों को देने वाला होता है, फिर वो मांगने वाला नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही अष्टम स्थान को शांत रखने के लिए बजरंगबली की भक्ति करें, क्योंकि आपके लगन का स्वामी और अष्टम का स्वामी मंगल होता है। ये जो बड़े ज़बरदस्त सीक्रेट है 6 8 12 में, अगर सेम राशि आ जाए जो हमारी लकी राशि साइन के मित्र हो तो उनको कैसे काबू करना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मेरे जैसे विद्यार्थी, अदना लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे ठीक किया जाएगा इसको। इसलिए जो मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, ये पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का, और बड़ी दुनिया को अब सेट कर लिया। बड़ा आनंद आता है जब लोगों के पॉजिटिव व्यूज़ मिलते हैं हमें, तो पता चलता है कि ये थ्योरी कितनी कामयाब है। तो याद रख लीजिए, आज मैंने आपको बता दिया है मेष लगन वालों का सारा सिस्टम, और 1 घंटा हो गया अब। ठीक है, अब लाइव को करेंगे बंद और कल बात करेंगे वृष लगन की, कि वृष लगन वालों के लिए छठा भाव कौन सा है, 8वां भाव कौन सा है, 12वां भाव कौन सा है, और उनकी हमें ट्यूनिंग करनी है, उनकी हमें डोनेशन करनी है, उनके स्टोन हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, अगर वो किसी भाव में चले गए तो उसको कैसे ट्यून करना है। तो अब क्योंकि ये लंबा लाइव जाएगा, इसलिए एक ही दिन में सारा कुछ नहीं करेंगे। 1 घंटे का लाइव बहुत है, 2 2 घंटे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मेष लगन वालों को मैंने खुल के बता दिया है, आप नोट कर सकते हैं। आपका मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट बुध ही निकलता है, उसके दान आप अवश्य करते रहें। इसके अलावा गोचर का जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्र और राहु 1 सितंबर तक मिथुन राशि में है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, वो बिल्कुल पृथकवास में रहें, एकांतवास में रहें, आइसोलेशन में रहें, बिल्कुल क्वारंटाइन में रहें, क्योंकि जितनी पिछले 10 दिनों में मैंने मृत्यु दर समझ ली है, जो मेरे नियर एंड डियर्स, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताए हैं टेवे, उन सब में शुक्र ही खराब था और 90% लोग डायबिटिक ही निकले जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना पॉजिटिव के कारण। तो 1 सितंबर तक तो शुक्र खुद कोरोना के पंजे में है, क्योंकि राहु को कोरोना ही कहा जाता है, संक्रमण के रोग के पंजे में शुक्र स्वयं है। इसका संबंध ये नहीं है कि तलाक ही होंगे, प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे, ये तो मृत्यु दे रहा है इस समय। लोग कहते हैं ना शुक्र का संबंध सिर्फ पति पत्नी के साथ है, तलाक हो जाएगा या फियांसी रूठ जाएगी या प्रेमिका भाग जाएगी, है ना। ना, इस समय शुक्र तो जीवन के साथ संबंध पैदा कर रहा है, मृत्यु दे रहा है, मृत्यु राहु के साथ। इसलिए 1 सितंबर तक सभी सतर्क रहें। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच है, वक्री है, शत्रु ग्रह के साथ है, 6 8 12 में है, वो ज़्यादा सतर्क रहें। और
सितंबर के महीने के गोचर मैंने आपको सारे बता दिए हैं और ये एक अच्छा महीना है। अक्टूबर में हमें शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसी महीने में वायरस पैदा करने वाले बृहस्पति केतु टूट जाएंगे जो पिछले साल दिसंबर से शुरू हुए थे, क्योंकि 23 सितंबर को केतु ने राशि परिवर्तन करके वृष राशि में चले जाना, वृश्चिक राशि में चले जाना है और राहु ने वृष राशि में चले जाना है। गुरु केतु का दोष टूट जाएगा और गुरु एक्टिव हो जाना है 13 सितंबर को और शनि एक्टिव हो जाना है 29 सितंबर को। चलिए, तो ये गोचर भी याद रखें और अगला जो हमारा लाइव होगा इसी 6, 8, 12 की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होगा और बात करेंगे हम टॉरस साइन की और प्रयास करूंगा कल रात को करूंगा इसको, ठीक है। अगला लाइव आराम से रात को 9 बजे के बाद करेंगे ताकि शांति से सब लोग इसको समझ सकें और अगर मुझे ज़्यादा लंबा टॉपिक चलाना पड़ा तो चला भी लेंगे। इस समय 1 घंटे का जो लाइव मैंने आपके साथ किया है उसमें आपको मैंने बेसिक समझा दिया है कि 6, 8, 12 कुंडली के त्रिक स्थान होते हैं नेगेटिव हाउस। इससे पिछले लाइव में आप समझ चुके हैं 1, 5, 9 कुंडली की पॉजिटिव त्रिकोण को कहा गया है। एक दिन आपको कुंडली की उल्टी त्रिकोण भी समझाऊंगा। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर बन जाए तो उल्टी त्रिकोण बनता है, वो हमें माया के चक्कर में घुमा के रखता है। जो उल्टी त्रिकोण होती है ना, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, वो हमें इस मृत्यु लोक में कंफ्यूज करके रखता है। क्योंकि तीसरा क्या है, हमारा पराक्रम डिसीजन। 7वां क्या है, जीवन साथी, गृहस्थी, सेक्स, भोग। और 11वां क्या है, हाय मेरे पास इनकम आ जाए, लाभ आ जाए, मुझे यश मिले, मुझे प्राप्तियां हों। ये 3 चीजें कि मुझे जीवन साथी अच्छा मिल जाए, मुझे बहुत प्रॉफिट्स मिल जाए, मेरे पास गाड़ियां बंगले हों और पराक्रम मेरा ऐसा हो कि जिसको भी मैं बोलूँ वो नमस्ते बुलाए मुझे। ये 3 चीजें इंसान के अंदर अहंकार पैदा करती हैं। इसको उल्टी त्रिकोण कहा गया है, समझ गए। एक दिन इसका भी टॉपिक चलाएंगे कि अगर जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति चाहिए तो उल्टी त्रिकोण को भी ट्यून करना पड़ेगा। अगर वो भी बढ़ गई तो वो भी हमारे अंदर ऐसे पराक्रम पैदा करती है कि हाँ मैं इसको भी ले लूँ, उसको, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरी। तो ये तीसरा, 7वां, 11वां भाव भी आदमी का दिमाग खराब करके रखता है। 6ठा, 8वां, 12वां भाव तो आपको पता ही है। 6ठे भाव से रोग, शत्रु, कर्जे मिलने हैं। 8वें भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने हैं और 12वें भाव से जेल, अस्पताल तक की यात्राएं हो जाती हैं, फौरन तक भी ले जाता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके साथ मैं खोलता जाऊंगा। अगर ईश्वर ने चाहा, आपके साथ मेल मिलाप होता रहा तो जरूर मिलते रहेंगे, ठीक है। आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। नीचे देख लेते हैं आप किस किस ने क्या क्या लिखा हुआ है। सुधांशु वर्मा जी, तमन्ना खन्ना जी, रमा ढल जी ने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक है, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया जी। तमन्ना जी ने पूछा कल के लाइव का टाइम बताइए। मैं लाइव की कोशिश करूंगा, आज तो संडे था और कर्फ्यू लगा हुआ है लुधियाना में, तो इसलिए इस टाइम बैठ गया हूँ। लाइव की कोशिश करूंगा रात को 9 बजे के बाद ही करूंगा ताकि अगर लंबी बात भी करनी पड़ जाए तो कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह संधू ने कहा कि SSR के 8th में शनि और मेष लगन था। चलिए, ये मुझे नहीं पता लगा भाई साहब, मैं पढ़ भी नहीं रहा। सरीन विजय ने लिखा है बताया पंडित जी ने, रिपीट देख लिया कि ये इन लाइव के बाद। अच्छा, कोई क्वेश्चन की बात हो ही होगी। और वरुण जी ने पूछा था ओके 4th घर में हो तो। चलिए दोस्तों, आपके बाद में मैं प्रश्न भी देख लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो जो लोग नीचे प्रश्न लिख रहे हैं। तो कल का लाइव अब बात करेंगे 2nd लगन, वृषभ लगन हो, ठीक है। शुक्रिया जी सुधांशु वर्मा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और शुभम ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा है आपने, बहुत सुंदर, आपसे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रोफाइल पे मैं पहली बार आज लाइव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे लाइव दूसरी प्रोफाइल पे पड़े हुए हैं। पंडित राजन शर्मा के नाम से जो लाइव प्रोफाइल है मेरी, परसों हमने उसके ऊपर लाइव कर दिया था कि लगन, पंचम, नवम त्रिकोण को कैसे बल दिया जाता है। जो मेरी खुद की ये बनती है, मंगल का मूंगा, गुरु का पुखराज और चंद्रमा का मोती। इसके बारे में सारी जानकारी कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं, देव लगन और दैत्य लगन।
दैत्य लगन वालों को ग्रीन ब्लैक क्रीम को बल देना होता है, पन्ना नीलम डायमंड बनता है। और देव लगन जैसी मेरी कुंडली है, उनको रेड येलो मैरून वाइट को बल देना होता है। वो जैसे ये तीन लगे हुए हैं ना, पीला लाल सफ़ेद और मैरून, ये आप देख सकते हैं सूर्य का रूबी। दो लगन ऐसे हैं जैसे एक मेष लगन वाले और एक मैं वृश्चिक लगन वाला, हम 4 रत्न पहन सकते हैं। मोती, मूंगा, पुखराज और रूबी भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा रूबी 10th लॉर्ड सूर्य है और 10th ही हाउस में है। इसलिए मेरे को उसको मजबूत करना अच्छा लगता है कि दशमेश अगर दशम में हो और दूसरे भाव से गुरु की दृष्टि में हो तो वो और प्रफुल्लित हो जाता है। मेरी कुंडली में 2nd हाउस में जुपिटर है, 3rd हाउस में राहु है और 10th हाउस में सूर्य है। तो यहाँ से गुरु की दृष्टि आ जाती है। तो इसलिए मेष लगन वाले भी क्या कर सकते हैं, मूंगा, माणिक, पुखराज और मोती पहन सकते हैं। और वृश्चिक लगन वाले भी ये वाले 4 रत्न पहन सकते हैं। बाकी सबको तो मैं 3-3 ही रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इन 2 लगन वालों को विशेष करके बताया जाता है कि आप अपना सूर्य और चंद्रमा भी बलिष्ठ कर सकते हैं एक साथ में ही। तो ये ऐसी बातें चलती रहती हैं हमारे लाइव में, टॉपिक्स आपके साथ साझे होते रहते हैं। कई कीमती बातें मेरे मुंह से निकलती रहती हैं, अगर आपके काम आती हों तो बड़ी ईश्वर की कृपा है, बड़ी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि ये भारतवर्ष की महानतम और प्राचीनतम विद्या है। केवल और केवल पूरे विश्व में हम लोगों के पास है, आप लोगों के पास है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई वो विद्या है कि इधर घर में बच्चा पैदा हुआ, उधर उसकी कुंडली बनी और उस कुंडली में बता देना इसकी विद्या कैसी होगी, माँ के लिए कैसा है, बाप के लिए कैसा है, आगे इसके भाई है या बहन है, इसकी शादी कब होगी, इसकी सेहत कैसी होगी, बीमारियों में तो नहीं गिरा होगा। देखिए बच्चा अभी 1 दिन का भी नहीं होता, कुंडली हमारे हाथ आ गई तो हम सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ये भारत की महानतम और प्राचीनतम वेदों से निकली हुई वैदिक ज्योतिष है। इसलिए इस वैदिक ज्योतिष को एज ए स्टूडेंट जरूर सीखिए, एज ए विद्यार्थी जरूर सीखिए, एज ए प्रोफेशनल करें चाहे ना करें, हीरे पन्ने मोती मूंगे पहने चाहे ना पहने, ज्योतिषियों के पंडितों के ब्राह्मणों के चक्रों में घूमे चाहे ना घूमे, लेकिन इसको एज ए स्टूडेंट जरूर सीख लीजिए। अगर आपने सीख लिया तो आपको कम से कम लगन, पंचम, नवम पता चल जाएगा, छठम, अष्टम, 12वें घर का पता चल जाएगा। इन चीज़ों को कैसे डाउन करना है, कैसे प्लस करना है, ये पता चल जाएगा। और जब आपको ये पता चल गया तो जीवन में फिर भाग्य की वैल्यू नहीं रहती, कर्म की वैल्यू रहती है, क्योंकि भाग्य मुट्ठी में आ जाता है। फिर होता है हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो इतने महंगे महंगे रत्न पहनकर बड़े बड़े हवन यज्ञ करवा के भी फेल हो जाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और भाग्य मुट्ठी में है ज्योतिष के माध्यम से, तो फिर हमें कोई फेल कर नहीं सकता। याद रख लीजिए, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है, सारा कर्मों का खेल है। लेकिन कई लोग कहते हैं भाई इतने अच्छे कर्म करते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, सफलता ही नहीं मिलती। तो मैं कहता हूँ भैया, कुंडली का भाग्य तुम्हारे हाथ से फिसला हुआ है। पहले कुंडली के माध्यम से भाग्य को काबू कर लीजिए, फिर जो कर्म करोगे ना वही फल देता है ईश्वर। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। चलिए अब सभी अपनी इन बातों को पूर्ण विराम देते हुए अब आपसे इजाजत ले रहा हूँ। कल रात को करेंगे, आपको वृष लगन के बारे में बताएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल।